नमस्कार, आपके साथ मैं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। उचित बढ़वार के लिए हल्दी की फसल में जरूरी कार्य। एक्वेरियम में रंगीन मछलियों का पालन बना रोजगार का बेहतर जरिया। हमारे राज्य के जो किसान भाई हल्दी की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल 35 से 50 दिन की अवस्था लिए खेतों में खड़ी है और इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए वर्तमान में कुछ प्रबंधन उपायों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था, खरपतवारों का नियंत्रण, उर्वरक का संतुलित मात्रा में इस्तेमाल के साथ साथ पौध संरक्षण उपाय करना बेहद जरूरी है। तो आप किस तरह से करें इन कार्यों को, इसकी जानकारी दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र ईंटखेड़ी जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ महेंद्र कुमार चड़िया। आज हम हल्दी की खेती के बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम हल्दी की खाद एवं उर्वरक, सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, रोग एवं कीट नियंत्रण इत्यादि विषयों पर बिंदुवार चर्चा करेंगे। जिसमें हम किसान भाइयों सर्वप्रथम हम बात करें कि जो हमारी हल्दी की खेती है उसकी बुवाई लगभग हो चुकी है। फिर इसके बाद हम नाइट्रोजन की बात करें कि जो हमने फास्फोरस और पोटास की तो मात्रा पूरी रूप से बुवाई के समय दे दी, पर अब हम नाइट्रोजन की बात करें, जो हमने नाइट्रोजन की मात्रा रखी हुई है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो आधी मात्रा हम 45 दिन के लगभग देते हैं और जो जब हम हमारे पौधे रोपण के 45 दिन के लगभग के हो जाते हैं उस समय पे हम पौधों में दे देते हैं नाइट्रोजन की आधी मात्रा, और जो शेष मात्रा हमारी नाइट्रोजन की बच जाती है वो उसको लगभग हम 90 दिनों के बाद लगभग देते हैं। तो हमें समय समय पर इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हल्दी की जो फसल होती है उसमें हम जब मिट्टी के आसपास जो हम अपने उर्वरक के रूप में हम जो खाद देते हैं उस समय हम हल्दी की खेती में विशेष रूप से मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो हम समय समय पर उसमें मिट्टी भी चढ़ाते रहते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारी जो प्रकंद का जो वृद्धि है वो अच्छी तरीके से होते रहते हैं और जो हमारे फसल है वो अच्छे से वृद्धि करती है। किसान भाइयों, हम अब बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण में हम देखते हैं हल्दी की खेती में कि विभिन्न प्रकार के हमारे खरपतवार उग जाते हैं। समस्या से निदान के लिए हमको उसमें कम से कम 30 दिन, 65 दिन, 90 दिनों के अंतराल पर हमको समय समय पर खुरपी की सहायता से हमको उसका नियंत्रण करना चाहिए, जिससे हम देखते हैं कि हमारे जो खरपतवार वृद्धि है उसको रोका जा सकता है। और हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादातर उसमें हम पानी इस तरीके से दें कि हमारे जो खरपतवार हैं वो कम से कम उगें। फिर इसके बाद हम किसान भाइयों बात करें कि सिंचाई किस प्रकार से करना चाहिए। तो हल्दी की फसल जो है हमारी खरीफ मौसम के होने के कारण, बारिश की फसल होने के कारण हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है कि हमारी बारिश कई दिनों तक रुक जाती है, जिससे हम देखते हैं कि हमारे जो फसल है उसके पत्ते जो होते हैं हल्दी के, तो वो देखते हैं कि वो पीलर टाइप से पड़ने लगते हैं। तो इस समस्या का निदान करने के लिए हम सिंचाई जो है 20 से 25 दिनों के अंतराल पर हम समान रूप से करते रहते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारी फसल अच्छे से वृद्धि करती रहती है। जैसे कि अभी बरसात का मौसम है और इस मौसम में हल्दी की फसल में कुछ कीट एवं रोगों का प्रकोप अधिक होता है, तो इस समय हल्दी की फसल में कौन कौन से कीट तथा रोगों का प्रकोप होता है तथा इनकी रोकथाम किस प्रकार से की जाए, इसकी समस्त जानकारी इस प्रकार से है। किसान भाइयों, अब हम रोग और कीट के बारे में बात करें तो हमारा जो हल्दी की खेती है उसमें मुख्य रूप से एक कीट जो लग जाता है वो सूट बोरर एक नामक हमारा कीट हल्दी की फसल में देखने को मिलता है। यह कीट जो होता है वो हल्दी के तना और प्रकंद के छेद कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि हमारे जो पौधे होते हैं उसमें जो भोज्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारे पौधे कमज़ोर होकर झुक जाते हैं और कभी कभी ये देखने को मिलता है कि वो मर ही जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए हमको जो हल्दी की फसल है उसमें के लिए कि हम 0.05% डाईमीथियोट का छिड़काव करके हम इस कीट से नियंत्रण करके अच्छे तरह से हल्दी का
हल्दी का उपचार कर लेते हैं कि रोग के रूप में हम देखते हैं कि सॉफ्ट रूट नामक इसमें रोग लग जाता है या बीमारी लग जाती है। यह काफ़ी हल्दी को काफ़ी नुकसान या क्षति पहुंचाते हैं। यह जो इसका प्रकोप जब होता है तो इस हल्दी में तो इसके जो प्रकंद होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से सड़ना प्रारंभ कर देते हैं और कभी कभी हमारी जो फसल होती है वो काफ़ी नष्ट हो जाती है, जिससे हमें आर्थिक रूप से उसमें नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए हम 0.25% इंडोफिल M45 से की डेचिंग करते हुए प्रकंद को रोपने से पहले हम उपचारित कर लेते हैं, जिससे हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर रूट जो बीमारी हमारे हल्दी के प्रकंद में या फसल में लग हो जाती है उसका हम अच्छे तरीके से उपचारित करते हुए हम इसका प्रबंध कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें कि और कौन से बीमारी लग जाती है तो हल्दी की फसल में हम देखते हैं कि लीफ स्पॉट एक हल्दी की फसल है हमें उसमें मुख्य रूप से हम इस बीमारी को देखते हैं। तो इस बीमारी का हम जब देखते हैं तो यह जो हल्दी के जो हमारे पत्ते होते हैं उसमें छोटे छोटे अंडाकार या अनियमित या भूरे रंग के धब्बे टाइप से पत्तियों में छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। यह जो पत्ते में जो धब्बे देखने को मिलते हैं जो भूरे रंग के वो पत्ती के दोनों साइड देखने को मिलते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए हम 1% बोडो मिक्सचर का मिश्रण का छिड़काव करते हुए हम इसका नियंत्रण कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम इसका 7 या 10 दिन के अंतराल पर हम इसका नियंत्रण छिड़काव करते रहते हैं, जिससे हम देखते हैं कि इसका आसानी से हम नियंत्रण कर लेते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर हम इसको हम ये भी कर सकते हैं कि यदि हम ऐसा लगता है कि ये बीमारी हमारी ज़्यादा बढ़ रही है तो हम इसको कंटिन्यू करते रहते हैं, जिससे हम देखते हैं कि इसको हम लगभग सितंबर माह तक भी हम इसका छिड़काव करते रहते हैं, जिससे हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, आज बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए ये जरूरी है कि बदलते समय की मांग के अनुसार व्यवसायों को अपनाया जाए, तभी अच्छी आमदनी मिलेगी। अगर रंगीन मछलियों के पालन की बात करें तो ये व्यवसाय आज अच्छी आय का जरिया बनता जा रहा है। अगर आप भी रंगीन मछलियों का पालन करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आप कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मुकेश कुमार। एक ऐसा ग्लास का बना हुआ बॉक्स है जिसमें कि हम रंगीन मछलियों को रखते हैं। जब भी आप कहीं घर से बाहर से आएंगे, बाजार से या किसी अपने ऑफिस से लौटेंगे, जब भी मछली को देखेंगे तो आपका मन उसको देखने से ही खुश हो जाता है। इसीलिए यह एक फैशन बन गया है आजकल के लोगों में कि हर घर में एक्वेरियम रखा जाता है। शहरों में एक्वेरियम छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक के होते हैं। बाजार में 15 इंच से 15 फीट तक साइज के एक्वेरियम उपलब्ध हैं। सबसे छोटे साइज का एक्वेरियम 12 गुणा 6 इंच का होता है। इस छोटे आकार के एक्वेरियम में मछलियां ज्यादा बढ़ती नहीं हैं। इतने बड़े आकार के एक्वेरियम में 4 से 5 जोड़ी मछली को रख सकते हैं। एक्वेरियम अमूमन किस जगह रखना है, आपकी क्षमता क्या है, उस पर करता है निर्भर। अगर आपका जगह पहले से चयन कर रखे हैं कि हमको इस जगह पर एक्वेरियम रखना है तो उसके साइज के हिसाब से एक्वेरियम का साइज आपको करना होगा। बाजार में आजकल गोल्ड फिश, सोरटेल, गप्पी, प्लेटी, आपका एंजल फिश काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप प्राकृतिक जल स्रोत से भी चाहते हैं तो जिसको आप लोग कवई बोलते हैं इस क्षेत्र में, उसको वो भी एक्वेरियम फिश में आता है। आपका जो गैंची है छोटा अवस्था में, उसको भी एक्वेरियम में रख सकते हैं। ये सब आपका एक्वेरियम फिश में आता है जब उसकी अवस्था छोटी होती है तब। एक्वेरियम में कुछ यंत्र लगे होते हैं, जैसे एक होता है एरेटर। कभी भी पानी में हवा की मात्रा, जो ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो, इसीलिए उसमें एरेटर लगाया जाता है। साथ ही चूँकि यह घर के अंदर रहता है और जो उसका मल मूत्र उसी एक्वेरियम में आने के चलते, जाने के चलते अक्सर पानी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसको साइफन करने के लिए, उस पानी को शुद्ध करने के लिए एक इसमें लगा रहता है यहाँ पर बैक साइड में फिल्टर। वो क्या करता है कि उस पानी में जो भी धूल कण की मात्रा हो या उसका फिश का एक्सक्रीटा हो, उसको अपने में छान लेता है, उसके अंदर स्पंज रहता है और शुद्ध पानी बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है रात दिन। इससे क्या होता है कि एक्वेरियम का मेंटेनेंस थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। आपको एक बार अगर एक्वेरियम की सफाई कर देते हैं तो लगभग 1.5 से 2 महीना तक भी आप इसको साफ रहता है। टॉय कुछ एक्वेटिक प्लांट होता है
उसको भी आप डालना चाहिए एक्वेरियम में, इससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। और उसको सबस्ट्रेट देने के लिए जो उसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, उसके लिए एक्वेरियम के बॉटम में हम लोग स्टोन चिप्स का यूज करते हैं। इसका ढक्कन भी अपने आप में काफ़ी रखता है मायने। इसका ढक्कन आप खुद भी बना सकते हैं, एक आता है एक्रेलिक शीट, उसकी सहायता से बना सकते हैं। एक्वेरियम में पानी हमेशा क्लोरीन रहित, शुद्ध एवं ताज़ा होना चाहिए। पानी भरते समय एंटी क्लोरीन डालना चाहिए, मछलियों के लिए हितकर होता है। बोर पानी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले बोर से पानी एकत्र करके 2 दिन बाहर रखना चाहिए और फिर उसे एक्वेरियम में डालें। एक्वेरियम के अंदर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उसमें जलीय पौधों को उगाइए, क्योंकि इसकी वजह से उसे एक्वेरियम में प्राकृतिक ऑक्सीजन मिलता है और एक्वेरियम और भी अधिक आकर्षक दिखने लगता है। साथ ही मछली का जीवन समय भी बढ़ जाता है। आहार एक्वेरियम में बना बनाया आहार आता है बहुत सारी कंपनियों का, लेकिन आहार में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि आहार का गुण अच्छा होना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता, मैंने गुणवत्ता कहने का तात्पर्य मेरा है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। साथ ही ध्यान ये देना है कि कभी भी आहार ज़्यादा नहीं दीजिए। ज़्यादा आहार देने से मछली ग्रहण करती है, उसका एक्सपेक्टेड ज़्यादा आएगा। साथ ही जो आहार ग्रहण नहीं कर सकी वो सड़ने के बाद इस पानी को खराब करता है। इसलिए एक्वेरियम में आहार की मात्रा बहुत सीमित रखी जाती है। सप्ताह में कम से कम 1 से 2 दिन उसको आहार नहीं देना चाहिए, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ इस बात को ध्यान में रखें कि एक्वेरियम के ऊपर सीधी सूर्य की रोशनी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि धूप लगने पर एक्वेरियम में फफूंद जैसा हरा कवक पनपने लगता है, जो मछलियों को नुकसान पहुँचाता है। इसके अलावा एक्वेरियम के पानी का तापमान ज्यादा या कम होने से मछली के ऊपर दबाव पड़ता है और मछलियाँ मरने लगती हैं। चूँकि प्रबंधन इसी को ध्यान देना है, चूँकि जितनी भी अलंकारी मछलियाँ हैं उसका काफ़ी कीमत है। अगर मार्केट में जाएंगे तो एक पेयर गोल्ड फिश का लगभग 120 रुपये पेयर, जिसका वजन 80 से 100 ग्राम के आसपास होता है, उससे भी महंगा आता है। बहुत सारी मछलियाँ एक जोड़ा का कीमत 4000, 8000, 12000 रुपये तक आता है। इसीलिए आप एक्वेरियम के जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी जो महंगी मछलियाँ हैं वो मर सकती है। मूंगफली की फसल अपने राज्य के बहुत से किसानों ने लगा रखी है, लेकिन फसल की बुआई कर देने मात्र से ही आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। इस फसल की अच्छी वृद्धि और विकास हो, इसके लिए आपको मूंगफली की फसल में निराई गुड़ाई, सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ कीट रोगों के नियंत्रण पर भी ध्यान देना होगा। तो किसान भाइयों, आप मूंगफली की फसल में इन कार्यों को कब और कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर VL यादव। राम राम सा किसान भाइयों, आज अपन मूंगफली की फसल के बारे में चर्चा करेंगे। मूंगफली की फसल में विशेष उन बातों का ध्यान रखेंगे क्योंकि मूंगफली की बुआई होने के बाद बहुत सारी शस्य क्रियाएं ऐसी है जिनके द्वारा उत्पादन अपन बढ़ा सकते हैं। मूंगफली का प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ सकती है और उसकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है। मूंगफली के खेत को कम से कम 1 माह तक खरपतवारों से मुक्त रखना आवश्यक है। इस हेतु परिस्थिति अनुसार यथोचित क्रिया अपनाएं। बुआई के 30-35 दिनों बाद झुमका किस्मों के पौधों पर मिट्टी चढ़ाएं। बुआई करने के 20 से 25 दिन बाद में खरपतवार की समस्या आती है और खरपतवार के कारण से मूंगफली की उपज में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन मूंगफली में जो है इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले मूंगफली की जब बुआई होती है उसके बाद में बुआई के 15-20 दिन बाद से लेके करीबन 50 दिन तक मूंगफली की फसल को पूर्ण रूप से खरपतवार फ्री रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मूंगफली की फसल बुआई के 20-25 दिन बाद में पहली निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए, खेत को खरपतवार से मुक्त कर देना चाहिए और संभव हो तो दूसरी निराई गुड़ाई करीबन 40-45 दिन के आसपास करना चाहिए, जिससे मूंगफली की फसल में बढ़वार अच्छी होती है। और जब मूंगफली 50 दिन की हो जाए उसके बाद में उसमें 50-55 दिन पे जो सुइयां चलती है, पैकिंग होती है मूंगफली में, नहीं हटनी चाहिए मूंगफली में। उस टाइम में निराई गुड़ाई कंप्लीट रूप से बंद कर देना चाहिए, उसमें मिट्टी चढ़ानी चाहिए मूंगफली की फसल में। फसल में फूल आते समय, सुइयां एवं फलियां बनते समय भूमि में यथोचित नमी का रहना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखकर सुविधा होने की स्थिति में 2 से 3 सिंचाई करें।
पोषक प्रबंधन भी इसी हिसाब से करना चाहिए कि पोषक प्रबंधन अपन जनरली जो खेतों को देखते हैं तो सल्फर की जो कमी आती है, पत्तियों का जो पीला रंग हो जाता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मूंगफली की फसल में जो एलिमेंटल सल्फर आता है उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे मूंगफली की उपज भी बढ़ती है और क्वालिटी भी अच्छी इंप्रूव होती है। मूंगफली की खड़ी फसल में लगने वाले कीटों में कतरा, सफेद लट, दीमक एवं मोयला तथा बीमारियों में टिक्का, पीलिया क्लम्प वायरस प्रमुख हैं। अतः इन कीट व्याधियों से फसल को बचाने के लिए कारगर परंतु कम खर्चीले उपाय अपनाएं। और इसके बाद में जैसे अभी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में मूंगफली में यदि ज़्यादा बरसात होती है या वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम में उसमें टिक्का रोग है वो आता है, तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और सही समय पे उसका कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो ये मूंगफली की कुछ जानकारियाँ थी जो किसान भाइयों के लिए लाभदायक जो है होगी। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम पवनी, जिला जबलपुर के कृषक कमल यादव ने। यह मृदा कटाव को रोकने के उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कमल यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आपसे जो चर्चा करना चाहूँगा, जो सॉइल का संरक्षण है, मिट्टी का संरक्षण है, उसके बारे में आप स्वयं अपने स्तर पे क्या कार्य कर सकते हैं जिससे कि ये भयावह समस्या से कुछ पॉइंट तक अपन निजात पा सकते हैं। कई तरह के अपर्दन होते हैं, जिसमें एक अपर्दन होता है शीट इरोजन कहते हैं। उसमें इतना बारीक एक एक परत जाती है कि हमको मालूम ही नहीं चलती, सालों साल मिट्टी हमारी कम हो जाती है। पर हमारा नज़र जब जाती है जब वो गली के रूप में फॉर्म हो जाती है और हमारे खेत को काटने लगती है। आपने देखा होगा अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है इसमें सारा मडी वाटर है, गंदला पानी है। गंदला पानी केवल आप समझते हैं कि ये उसके मिट्टी के कण उसमें घुले हुए, पर ये सालों साल में जब आप देखते हैं कि जो लॉस हो गया वो फिर वापस में पाया नहीं जा पाता। कृषि पर अत्यधिक उत्पादन का दबाव पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ा है, जिसके कारण वनों और चारागाह क्षेत्रों को खेती के लिए तेजी से परिवर्तित किया गया, जिसके कारण मिट्टी का क्षरण प्रतिवर्ष हो रहा है। जैसा कि खेत की ऊपरी 4 से 6 इंच परत ही उपजाऊ होती है, लेकिन हमारे द्वारा किए गए कुप्रबंधनों के कारण ये परत हवा और वर्षा जल के साथ घुलकर नदियों, तालाबों व समुद्र में पहुंच रही है और मिट्टी की उत्पादकता में भारी ह्रास हो रहा है। किसान भाइयों, हमारी खेती का अस्तित्व मिट्टी से है, अतः कृषि को बचाने हेतु हमें मृदा संरक्षण के सभी उपायों को अपनाना होगा। तो किसान भाई अपने उपाय करते हैं, किसी तरह से पत्थर वगैरह रख के बनाते हैं। यदि मिट्टी के बांध के बराबर, बंड के बराबर ऊंचाई से आप पत्थर जमा देंगे तो जब पानी उस पर आके लगेगा तो नेचुरली जो जहाँ कमज़ोर है उसको तोड़ेगा, तो आपके पत्थर रखे रह जाते हैं, बाजू से कट जाता है। तो जब भी आप पत्थर जमाएं तो एक ऐसा ढलान नुमा बना दे बीच में से जहाँ से पानी निकल सके। जब हम इस वेग से पानी को अपने फील्ड से निकालेंगे तो ये मिट्टी की जो काटने की दर है वो कम हो जाएगी। तो मिट्टी की काटने की दर कम जब हो जाएगी तो वो वहीं पे खेतों में मिट्टी रुकेगी। जल द्वारा मृदा क्षरण की समस्या को कम करने के लिए हमें पानी के बहाव की गति को कम करना होगा, अतः इसके लिए कंटूर और सीढ़ीदार खेती सबसे उपयोगी है। पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए गैबियन संरचनाएं अत्यंत उपयोगी हैं। फसलें दो तरह की होती हैं। एक फसलें वो होती हैं जो कि मृदा अपर्दन को बढ़ाती हैं, दूसरी फसलें वो होती हैं जो कि सॉइल को बिल्ड करती हैं, जैसे नाड्यूल्स वाली फसलें। आप चना समझिए, सोयाबीन समझिए, इनके नाड्यूल्स होते हैं। किसी भी तरह का वनस्पति का आच्छादन होने से 3 तरह से हमारा मृदा अपर्दन रुकता है। पहला, जब आप देखेंगे अगस्त में सबसे ज़्यादा तेज इंटेंसिटी का पानी गिरता है। यदि हमने समय से फसलें बोई हैं, चाहे सोयाबीन बोई हो, चाहे किसी भी तरह का जो ऐसी फसलें जो कि ज़्यादा स्प्रेड होती हैं, तो ये जब अपने भरपूर उठान पे जब आती है उसी समय इंटेंसिटी भी पानी की सबसे ज़्यादा होती है। तो जब पानी तेज़ी के साथ गिरता है तो सबसे पहले तो इंटरसेप्शन हो जाता है, उसकी तेज़ी जो बूंद की जो तेज़ी है
जिसमें काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि मिट्टी को तोड़ देती है, और वो जब टूटी हुई मिट्टी का छोटे छोटे कण बहते हुए पानी के साथ में चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो इंटरसेप्शन से रुक जाता है आपका अपर्जन। दूसरा, जब ढाल के साथ में पानी बहता है तो ये पौधे क्या करते हैं कि अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो मिट्टी को पकड़ने के कारण एक वो ससेप्टेबल नहीं होती कि बह पाए। तीसरी चीज़, उसके वर्षा जल के मार्ग में ये अवरोध जैसे होते हैं, तो पानी की गति को धीमा करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, पानी की गति को धीमा करें। यदि आपने क्रॉस दी स्लोप बोनी कर रखी है तो जो नाली के जो पानी है उसमें भरेगा और ज़्यादा समय मिलेगा कि अंदर जाए, तो इस तरह से मिट्टी संरक्षण भी होगा और आपका नमी का संरक्षण भी होगा। किसान भाइयों, मृदा क्षरण को रोकने के लिए वृक्षारोपण भी एक अत्यंत उपयोगी विधि है, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे मृदा का कटाव नहीं हो पाता। खेत से मृदा क्षरण को रोकने के लिए मेड़बंदी एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसके लिए खेतों के चारों तरफ मेड़ बनाएं। इन मेड़ों पर वृक्ष, झाड़ी, बहुवर्षीय घासों को लगाएं। हरी खाद वाली फसलों को लेना, फसल अवशेषों को बिना जुताई के खेतों में छोड़ना, ढाल के विपरीत बुनाई करना इत्यादि क्रियाएं काफी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इन उपायों को अपनाकर मृदा क्षरण से होने वाली हानि से बचा जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18001192155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।